Hello students, welcome to my class. So today we will discuss about the numerical based on the Faraday's law, and second topic of today class, this is about the batteries. Okay, these are very important. तो न्यूमेरिकल जो आप लोगों का है फैराडे लॉ से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। इसके एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अ, याद दिला दूं, आपका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं। ये है जनरली फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो उसको सॉल्व करने में हमको थोड़ा सा आसानी हो। तो क्या होता है ना, देखो दो प्रकार के सेल्स आप लोगों ने जनरली पढ़े थे। एक पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल आपका था गैल्वेनिक सेल, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आप लोगों ने किए थे। नर्स्ट इक्वेशन है ना, ई नॉट सेल निकालना, सारी कैलकुलेशन आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किए थे। बाकी जो सेकंड था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था केमिकल एनर्जी में। ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। यानी कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी तभी तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रोलिसिस था ना, इसी से रिलेटेड थे फेराडेस के जो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ थे, वो इसी पर बेस्ड थे, जिनको कहते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या किया था। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसने कहा था, देखो इस तरीके से एक बैटरी ली थी उसने, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इसका, एक नेगेटिव टर्मिनल, दोनों को ऐड कर दिया था, यानी कि कनेक्ट कर दिया था। देखो पॉजिटिवली यहां पर दोनों चीज अलग अलग होती है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देखोगे तो लोन होता था, LOAN, यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, और उस पर नेगेटिव चार्ज, ये होता था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस सेल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखो यहाँ पर, क्योंकि इसको एनोड अगर आप कह रहे हो, लेफ्ट साइड को एनोड है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये बेसिकली डिफरेंस ये होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिला रहा था, बाकी कुछ नहीं है। और यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया था, एक इलेक्ट्रोलाइट जनरली भर दिया था इसमें। मान लो कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, मान लो NaCl भर दिया, आप CuSO4 भी भर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हो, इसमें भर दिया जनरली। तो आपने क्या किया, आपने यहां एक स्विच था, स्विच को कर दिया आपने ऑन। जैसे स्विच को ऑन करोगे तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इस सॉल्यूशन में मान लो NaCl है, तो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें Na पॉजिटिव भी होगा और Cl नेगेटिव भी होगा। क्लियर है। तो जैसे ही यहां से की जो आपने ऑन किया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा, कैथोड की तरफ को, और जो नेगेटिव चार्ज है Cl नेगेटिव, ये मूव करना स्टार्ट करेगा एनोड की तरफ को, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या हुआ ये कि जो Na पॉजिटिव है ना, ये सारा का सारा कलेक्ट हो जाएगा यहां पर कैथोड पर, और जो Cl नेगेटिव आयन है वो यहां पर डिपोजिट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिपोजिट होना। तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसको याद करो, उसके अकॉर्डिंग क्या था, दी सबस्टेंसेस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, यानी कि दी अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस, जैसे यहां Na पॉजिटिव लिया है, तो Na पॉजिटिव का वह अमाउंट जो आपका इस कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है,
ओके, दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, यानी कि आप जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा अमाउंट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होंगे। यही था इसका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का। मैथमेटिकली इसको देखा था, देखो मैथमेटिकली इसको जब हमने देखा था तो क्या कहा था कि W अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो ये जो W सब्सटेंस दिखा रखा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब भी मैं कहता हूं दैट इज, मैं कूलाम में बात कर रहा हूँ, कूलाम। तो अब यहां पर W प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, Z आया, और यहां पर Q की जगह आपने, क्योंकि आप जानते हो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है ना, T फॉर टाइम, तो रख दो यहां। तो यहां पर जो ये कांस्टेंट था ना, इसको कहा था आपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई होप इतना आप लोगों के अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है ना तो 1.5 इंटू 1.5 की स्पीड से आप लोग देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आएगा तो ये समझना जरूरी है। तो समझो इसको, पहले जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको समझो। जेड क्या चीज है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड इज इक्वल टू होता है आपका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फैरेड। बताऊंगा दोनों चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो एक्सप्लेन, जब तक ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा क्या इसके बगैर तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो ये समझो पहले इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है। देखो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पर मत जाओ, अभी आपको कैलकुलेशन के लिए देखना है कि कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है उस पर मत जाओ। आप कैलकुलेशन कैसे आसान होगा उस चीज पर फोकस करो। कैलकुलेशन तभी आसान होगा जब आप इस जेड की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना, तभी आपके न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल पर्पज से पढ़ा रहा हूं ना कि इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस पर जाओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले यहां देखो इक्विवेलेंट वेट को देखो, इक्विवेलेंट वेट दिस इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और एम फॉर मोलर मास। इसको और सिंपल तरीके से समझो। मान लो एग्जांपल CuSO4 का है, अगर ये टूटता है Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, और आपको इक्विवेलेंट मास वेट निकालना है किसका, Cu2 पॉजिटिव का। आपको क्या निकालना है, Cu2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकालना है तो क्या करोगे आप, बताओ। मोलर मास रखोगे ना Cu का, क्योंकि मोलर मास बाई एन, तो सिंपल यहां क्या करोगे, मोलर मास रखोगे इसका, मोलर मास ऑफ Cu का मोलर मास। अब यहां पर n नंबर ऑफ मोल्स, मैंने तो नंबर ऑफ मोल्स कहा ना, बट देखो यहां पर ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्यों कहा होगा, जब ये Cu2 पॉजिटिव है आपका, ठीक है, क्या है आपका Cu2 पॉजिटिव का, मान लो कि 1 मोल है, 1 मोल Cu2 पॉजिटिव है, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे ना वो कितने मोल लेने होंगे, 2 मोल। समझ में आ रही बात। अगर 1 मोल लोगे तो क्या होगा, 1 मोल लोगे तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आए तो ये तो 2, देखो 1 मोल पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये देखो 2,
2 पॉजिटिव 1 मोल पर। अगर आप 1 मोल पर 1 मोल नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, जबकि यहां पर 1 मोल पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव, तो यहां पर 1 मोल में एक ही पॉजिटिव करोगे तो दूसरा पॉजिटिव कहां जाएगा, इसलिए इसको बैलेंस करना है तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके, जो चार्ज हैं वो 2, क्योंकि 2 मोल उसको प्रोवाइड कराओगे ना, तभी तो आपका Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होगा। क्लियर होगी ये बात? क्लियर होगी आपको, यानी कि n की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, 2। अब अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली ये ध्यान दो, अगर आपका Al3 पॉजिटिव दिया है और आपको इसको कैलकुलेट करना है इसका इक्विवेलेंट वेट, तो आप क्या करोगे, इसका मोलर मास निकालोगे। Al का मोलर मास डिवाइडेड बाय जो भी चार्ज इस पर दिख रहा है उससे उसको डिवाइड कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब भी फील नहीं आया? ठीक है, अगर फील नहीं आया तो मैं और दोबारा से इसको क्लियर कर दूं, कैसे आएगा आपको फील। देखो मैंने कहा ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपको दिखेगा ना, बस चार्ज देखना आप उस पर, जैसे Al3 पॉजिटिव है तो बस n की जगह 3 रख देना, Na पॉजिटिव है तो आपको क्या रखना है, n की जगह 1 रखना है। समझ में आ गया इतना? अच्छा, दूसरा है मोलर मास। ये मोलर मास क्या चीज है, देखो कुछ नहीं है, आप एटॉमिक मास तो पढ़ते ही होंगे और देखा भी होगा आपने एटॉमिक मास। कैसे देखा, जैसे कार्बन है ना 12 कार्बन हम बोलते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 यूनिट। पढ़ा होगा आपने एटॉमिक मास, मोलर मास, है ना, ये सब मोल कॉन्सेप्ट वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीजें थी। 12 यूनिट, अगर इस 12 यूनिट को ही आप ग्राम में लिखते हो ना, जनरल वे में बता रहा हूं मैं, बस यही आपका बन जाता है मोलर मास। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर एटॉमिक मास आपको पता है ना, वैसे तो गिवन होगा वैसे, जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें मोलर मास गिवन होगा। जैसे मोलर मास ऑफ कॉपर इज गिवन दिस 63 पॉइंट समथिंग होता है इसका, वो गिवन होगा जहां तक है। लेकिन फिर भी आप लोग जो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनका मोलर मास आप लोग याद कर लेना, क्या पता कभी ना दिया हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये होता है आपका, जैसे मोलर मास को समझ गए ना, जैसे हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, लगभग 1 मानते हैं उसको। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1 होता है तो 1 यूनिट, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी आप कितना, मोलर मास भी कितना कहोगे, 1 यूनिट की जगह ग्राम लिख दो। बस आप सिंपल सा इतना ही समझो बस, ठीक है। बाकी मैं आगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सब बता दूंगा। तो जेड की वैल्यू निकालनी आगे आपको, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैंने बता दिया तो बाकी कुछ नहीं है, मेन फॉर्मूला यही है। अब मैं समझाता हूं 1 फैरेड को। ये 1 फैरेड होता क्या है, देखो 1 फैरेड होता है 1 मोल कोई भी पार्टिकल्स है आपके पास, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का 1 मोल है, या कोई भी मॉलिक्यूल है 1 मोल है, तो उन पर जो चार्ज होगा ना उसी को बोलते हैं 1 फैरेड। 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स में जो चार्ज होता है ना वही होता है 1 फैरेड, और 1 फैरेड इज इक्विवेलेंट होता है 96500 कूलम। अब इतना कैसे आता है, देखो ध्यान दो यहां, क्योंकि जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल में टोटल कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं ना 1 मोल में, और एक पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता है। 1 पार्टिकल पर चार्ज है इतना, तो इतने पार्टिकल्स पर कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया? अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये आता है 96483 के समथिंग आता है, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना कर लेते हैं, मतलब इसको हम 96500 कूलम लिख देते हैं।
इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मैं कंफर्म हूं। ठीक है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फैराडे लॉ ये था, फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था उसका ये था। मैंने यहां पर जो जेड था वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फैरेड। ठीक, इस इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी आपकी मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। जनरली आप चार्ज से कंपेयर कर लेना, जैसे Cu2 पॉजिटिव कह रहे हो तो n की जगह 2 रख देना। ये कहा था मैंने, क्योंकि 1 फैरेड भी है तो यहां पर 1 फैरेड भी आ जाएगा। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो n इंटू 1 फैरेड की जगह कितना रख दोगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है 96500। आई होप इतना आप लोगों को कम से कम समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इस पर रखो। जो भी वैल्यू आपने जेड की निकाल रखी है यहां पर, कैलकुलेट कर रखी है, वो यहां पर रखो। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, जेड की वैल्यू रखो, चलो m अपॉन n इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। ध्यान देना, ये वैल्यू आप याद कर लोगे। ठीक है, ये वैल्यू जनरली आप याद कर लोगे, इसको नोट कर लेना। अब मैं इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तब जाके मैं बैटरीज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर स्लो लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान देना, इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूं, इसको यहां पर लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन में अभी करा रहा हूं इसी पर बेस्ड है वो। W इज इक्वल टू है आपका m अपॉन n इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो देखो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल है आपके पास, वो न्यूमेरिकल है अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, एक सॉल्यूशन है आपके पास CuSO4 का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए आपने इसमें एक करंट फ्लो कराया होगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of करंट की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। what is the mass of copper deposited at cathode, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल वे में लो इसको, बहुत ज्यादा अगर टफ बना करके लोगे तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी वे में। ठीक है, सबसे पहले जो डेटा आपको दिया है उसको लिख लो, जो भी डेटा आपको सबसे पहले दिया है उसको लिख लो। देखो आपको टाइम दिया है फॉर 10 मिनट के लिए, मतलब CuSO4 का कोई सॉल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, इतना करंट उसमें डाल करके करंट डाल लो आप 10 मिनट के लिए। तो आपको जो करंट दिया है, सबसे पहले करंट को लिख लो, करंट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, जितना दिया है लिख लो, थ्रू द सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। क्लियर हो गया होगा। फिर है टाइम, क्योंकि जो करंट फ्लो करा रहे हो उसको कितने टाइम के लिए करा रहे हो, 10 मिनट के लिए। टाइम डायरेक्टली लिख लो, जो वैल्यू है सब लिख लो, ये है 10 मिनट। और कैलकुलेशन के लिए कभी भी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, कभी भी, भले वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या किसी में भी हो, कैलकुलेशन जब भी करोगे या मैथमेटिक्स में किसी में भी, मिनट को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, सेकंड में मैक्सिमम। हाँ,
तो ये आ जाएगा आपका 600, हाँ 600 सेकंड। ठीक है, ये टाइम आ गया। देखो अल्टीमेटली फॉर्मूला ये है, क्योंकि आपको जो मास डिपोजिटेड एट द कैथोड है ना, वो तो डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग फैराडे फर्स्ट लॉ के। तो ये चीज है, तो आपको टी की वैल्यू भी मालूम है, आई की वैल्यू भी मालूम है। अब आपको देखना है CuSO4 जब इलेक्ट्रोलाइज होता है किस तरीके से होता है। देखो आपका होता है CuSO4 जब इलेक्ट्रोलाइज होगा, तो देखो ये सॉल्यूशन में होगा, ये जनरली रिवर्सिबली होगा ये, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, आपको तो इसका कितना डिपॉजिट हुआ ना ये निकालना है, इसका अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पर वो निकालना है आपने। अगर आप फिगर के थ्रू समझोगे तो इसी तरीके से होगा ना फिगर, ये आपका एनोड होगा, ये कैथोड होगा, इसमें आपने CuSO4 का एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, इसको बैटरी से कनेक्टेड किया होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ से की लगा होगा आपका, ऑन ऑफ करोगे तो ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको। तो CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव सॉल्यूशन में मौजूद होगा। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है ना, ये मूव करना स्टार्ट करेगा कहां को, कैथोड की तरफ को। क्लियर हो गया। तो आपने यहां से जो करंट पास करा रखी है वो इतनी करा रखी है, अगर एक्सपेरिमेंटली समझो तो कुछ इस तरीके का है ना, बार बार कह के क्या फायदा, उसको समझो। ठीक है, इतना समझ गया आप। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस इसका इस तरीके से हो रहा है। तो इसका कितना अमाउंट इस पर गया होगा, दिस इज डिनोटेड बाय W, वही तो है। तो Cu2 पॉजिटिव, तो आपके पास I की वैल्यू मालूम है, T की वैल्यू मालूम है, Cu का निकालना है तो Cu का मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको। ध्यान देना, मैंने कहा या तो ये क्वेश्चन में दिया होगा या जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इनका आपको मोलर मास पता होना चाहिए। तो जनरली कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.56, नोट कर लेना, मोलर मास ऑफ Cu। देखो आप लिखने का तरीका यही होगा, मोलर मास ऑफ Cu इज इक्वल टू होता है, यानी कि m की वैल्यू आप लिख रहे हो जनरली, इस m की वैल्यू होती है 63.56। n की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है, यहां सब्सट्रैक्ट करके लिख लेना, n की वैल्यू 2 है, यहीं पर लिख लेना n की वैल्यू 2 है। और f की वैल्यू तो आपको पता ही है, जब पहले से ही कैलकुलेशन करते आ रहे हो 96500 होता है f की वैल्यू। सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इतने को, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, बाकी मैं मिटा दे रहा हूं इसको।